हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये जो हमारा बैच चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर का, कंप्यूटर स्पेशल, उस बैच की आज से वीडियो क्लासेस शुरू हो रही हैं। देखो, बैच के बारे में इंट्रोडक्शन में पूरा कंप्लीट आपको बता ही चुका हूँ पहले वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि देखो, ये जो हमारा बैच है ना, इसमें आपको वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स जितना पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में। ये तो हमारा मतलब मेन फोकस है, ये हमारा मेन फोकस है। तो इसमें वीडियो क्लास आपको मिलेगी। अब उस वीडियो क्लास के बाद फिर उसकी पीडीएफ नोट्स मिलेगी। अब उस नोट्स के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो मिलेंगे। हमारी कोशिश इस बैच में ये भी है कि हर चैप्टर के बाद उसमें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको भी आपको प्रोवाइड कराया जाए, और हम इसको प्रोवाइड कराएंगे भी। जैसे मान लो आज मैं मेमोरी टॉपिक डिस्कस करूंगा, उस दिन इंटरनेट पढ़ाया था, तो जो भी चैप्टर वाइज जो कंप्लीट होता जाएगा उसको हम वन लाइनर भी आपको देंगे। अब देखो, ये बैच है कंप्यूटर स्पेशल का, तो इसमें ऐसा नहीं है हम केवल बेसिक चीज़ें बता के और वो साइड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हम एडवांस टॉपिक को भी, मतलब जैसे मान लो आप मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हो, तो मेमोरी के बारे में ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में आ सकती है वो सब कुछ हम यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे। अब बेसिक चीज़ें तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ साथ एडवांस चीज़ें। एडवांस में जैसे क्या, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। कंप्यूटर में आप पढ़ते होगे फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हो ना। ये चीज़ तो सबको ही आपको बताएगा कि फ्लिप फ्लॉप का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, क्या, वन बिट ऑफ यूज नहीं, सॉरी, स्टोर करने के लिए, वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। लेकिन अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न बदल रहा है, तो अब केवल क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, अब इससे एक लेवल आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे इंटरनेट वाला मैं आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था ना कि वो अभी तक बेसिक इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है, अब पैटर्न बदल रहा है। अब क्लासेस से पूछेगा, सबनेटिंग से क्वेश्चन पूछेगा, सुपर नेटिंग से पूछेगा। ये होते तो बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्ट होते बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं होता, इस वजह से हमें लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसा कुछ नहीं। तो अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, अब इससे पूछ सकता है टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारा पूरा वो रहेगा। बाकी और आप इतना समझो कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो हो सकेगा उतना ज़्यादा हम इसको वो करेंगे कि क्वेश्चन हमारे इस बैच से और बुक से कहीं से बाहर नहीं जाने पाए। चलो, अब हम शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा शुरुआत में कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे आज का टॉपिक मेमोरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर। अब कंप्यूटर होता क्या है, देखो, आज से ना मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर पढ़ने का नज़रिया भी चेंज करूंगा। आप जो अभी तक रटी रटाई चीज़ें याद करते आए हो ना, अब उनको याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ आपको अलग ही सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन, ये कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। देखो, इस कंप्यूटर की परिभाषा के लिए हमें ओनली 4 पॉइंट ध्यान में रखना होता है। सबसे नंबर एक पे इलेक्ट्रॉनिक, क्या, सबसे नंबर एक पे इलेक्ट्रॉनिक, फिर उसके बाद इनपुट। अब इनपुट के बाद फिर होता है क्या, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद फिर होता है क्या, आउटपुट। देखो, ये बैच जो हमारा रहेगा ना बाइलिंगुअल रहेगा, तो इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होना। ये टर्म ऐसे होते हैं ना, इनपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्देश। अब निर्देश थोड़ा सा क्या है, आपको और डिफिकल्ट लगेगा, तो इसलिए जो टर्म इंग्लिश में ज़्यादा सुटेबल रहेंगे उसको इंग्लिश ही दिया जाएगा, बाकी हिंदी बाइलिंगुअल हमारा पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर की अगर आपकी डेफिनेशन वो करना है, तो हमें बस केवल ये 4 टर्म वो पॉइंट याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो देखो, अब इसकी परिभाषा कैसे बनानी, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक हो, कैसी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक हो, यूजर से, मतलब यूजर मतलब हम लोगों से, यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेती हो, हमसे कुछ ना कुछ इनपुट लेती हो। अब उसके बाद वो जो हमने इनपुट दिया है उस पर प्रोसेसिंग करती हो। अब प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको हमें आउटपुट के रूप में शो कर देती हो। जो मशीन ये 4 काम करेगी ना, जो ये मशीन ये 4 काम करेगी, उसी को कंप्यूटर बोला जाएगा,
उसी को क्या बोला जाएगा, कंप्यूटर बोला जाएगा। अभी तक आप क्या पढ़े थे कि केवल ये जो लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया इसी को कंप्यूटर बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो मोबाइल है ना, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर भी ही है। कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो ना, कैलकुलेटर भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की सिर्फ और सिर्फ यही परिभाषा होती है कि जो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करे, जो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को बोला जाएगा कंप्यूटर। आप किसी का भी ले लो, लेट से मैं ये कैलकुलेटर का ले रहा हूँ, कैलकुलेटर है ये। अब इस ये कैलकुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है कि नहीं बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, बिल्कुल होता है। ये दो टर्म होते हैं, देखो इनको इसी में बता दे रहा हूँ, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक। जो ये पावर सप्लाई होता है ना घरों पे, वो पावर वाली होती, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मतलब पावर का वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो हाई ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसमें वोल्टेज क्या होता है, लो होता है, मतलब इसमें पावर की सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो मतलब ये जो बैटरी से चलने वाले जितने हैं ना उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, और जो डायरेक्ट पावर से चलते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। बात समझ में आ गई ना। तो कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन हमारी होल्ड हो गई। अब उसके बाद अगर आपको कोई कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है तो आप कैसे करते हो, कुछ ना कुछ बटन दबा के टाइप करते हो ना। तो वो जो टाइप कर रहे हो आप ना, वो क्या है, वो इनपुट आप दे रहे हो। फिर उसके बाद इनपुट करने के बाद फिर प्रोसेस हुआ होगा ना, प्रोसेसिंग हुई होगी, अंदर प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोसेस हुए होंगे। और फिर उसके बाद आपको तुरंत इसमें आंसर देखने को मिल जाता है, मतलब आउटपुट मिल जाता है ना, आउटपुट मिल जाता है। तो ये चारों काम कर रहा है, तो इसलिए कैलकुलेटर क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि कंप्यूटर को अक्सर ये देखा जाता है कि इसकी तुलना किससे की जाती है, ह्यूमन बीइंग से की जाती है, ह्यूमन बीइंग से की जाती है, मतलब इंसानों, हम लोगों से की जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हम इसकी तुलना ह्यूमन बीइंग से करते हैं। अब कंप्यूटर बेसिकली यही केवल चार काम करता है बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, यही चार काम करता है। अब थोड़ा हम अपना देखें कि हम लोग कैसे काम करते हैं ये। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि चलो बताओ 4 और +4 कितना होता है, 4 + 4 कितना होता है। तो मैंने जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ना, तो मैंने आपको क्या दिया है, आपको निर्देश दिया है, मतलब मैंने आपको इनपुट दिया है। इनपुट ही तो यही तो है, 4 + 4 क्या, आप क्लास में बैठे हो तो टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको निर्देश देता है, मतलब वो इनपुट दे रहा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है, अब आपके पास अगर दिमाग नहीं होता, अगर ये तो छोटी कैलकुलेशन है तुरंत बता दोगे 8, लेकिन अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन है तो उसको आपको सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। तो आप कहाँ से सोचोगे, दिमाग में सोचोगे। और दिमाग में जब उसको सोचोगे तो वही जो प्रोसेस है वही क्या होती है, वो होती है प्रोसेसिंग। और उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, अब जैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत आप अपने टीचर को आंसर बता दोगे, और वही क्या बोला जाएगा, आउटपुट। तो यही काम हम बार बार करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से निर्देश मिलता है, वो या तो खुद से मिलता है या किसी सामने वाले से मिलता है, या कहीं ना कहीं से मतलब निर्देश मिलता है। और उस निर्देश को हम अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को, ये सारा हमारे मतलब बॉडी में होता है, तो इसीलिए ये कंप्यूटर में भी यही होता है। तो लगभग लगभग सिमिलरिटी, बस एक अंतर होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक है और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं, हम एक ह्यूमन बींग हैं। तो बस केवल इतना ही अंतर होता है बस। तो इसीलिए आदमियों की तुलना कंप्यूटर से की जाती है। आई होप यहाँ से आपको डेफिनेशन जो है ना एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या इसकी डेफिनेशन है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेती है और उस इनपुट को प्रोसेस करती है। अब प्रोसेस करने के बाद फिर कुछ ना कुछ आउटपुट रिस्पॉन्स के रूप में जनरेट कर देती है। ये चार काम जो मशीन करेगा उसी को बोला जाएगा कंप्यूटर। बात समझ में आ गई ना। अब एक नेक्स्ट चीज़ जो कंप्यूटर के बारे में आपको जानना चाहिए, कंप्यूटर जो होता है ना, जैसे पहले हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं फिर कंप्यूटर की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो जैसे आप हैं, मैं हूं, और कोई दुनिया में कोई भी इंसान है, वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज समझेगा ना। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो या तो हम हिंदी समझते हैं, या तो हम इंग्लिश समझते हैं, या तो एक ना कोई और एक दो लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो वही सब समझते हैं। तो मतलब हमारे कोई भी भाषा अगर किसी को हमें अपनी बात समझानी है तो उसके लिए इन्हीं सब का कोई प्रयोग किया जाएगा ना, हिंदी या इंग्लिश, किसी ना किसी लैंग्वेज का। तो उसी तरह अगर कंप्यूटर को कोई भाषा कोई बात समझानी है तो इसके लिए भी एक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रयोग होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, बात समझ में आ गई ना, कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज यहाँ पे प्रयोग की जाती है, बाइनरी लैंग्वेज। अब जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में A to Z,
इतने अक्षर होते हैं। अगर कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड आपको बनाना है तो इन्हीं 26 लेटर की हेल्प से ही बनाया जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है इसमें मात्र दो वर्ड अक्षर होते हैं बस, 0 और 1। दुनिया की कुछ भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर में आपको रखना है तो उसको पहले 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी अक्षर लिखना है, जैसे मान लो मैं यूपी एग्ज़ाम वाले लिख दिया, तो ये जो पूरा वर्ड लिखा गया इसमें किसका प्रयोग हुआ? इन्हीं 26 अक्षरों में से ही तो किसी न किसी का प्रयोग हुआ है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। कोई भी सूचना, कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर में रख रहे हो, तो उसको आपको 0 और 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गई जानकारी। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है, स्टोर्ड प्रोग्राम के जनक कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान थोड़ा सा, मैं इसको ये तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड करूँगा। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये हमारा डेफिनेशन की बात हो गई, बेसिक पार्ट। अब छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे पूछेगा फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस पूछता है। फिर उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर पूछता है। फिर उसके बाद पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर। फिर उसके बाद पूछता है स्टोर्ड प्रोग्राम, या भी कुछ दिन पहले ये ट्रिपल में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्टोर्ड, ये वाला तो पूछना बंद हो गया, ये अब पूछता है स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो एक दो क्वेश्चनों में तो इसको बता दे रहा हूँ। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस वर्ड लगा दे, साइंस वर्ड लगा दे, तो आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, इसमें एलन ट्यूरिंग ही इसके फादर होंगे, ठीक है। अब फादर ऑफ कंप्यूटर बोलेगा तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं होना, सीधा सा आपको क्या, चार्ल्स बेबेज आंसर में टिक कर देना है, क्या, केवल कंप्यूटर। अब देखो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाले में थोड़ा सा विवाद होता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में कभी कभी, अभी कुछ दिन पहले पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन में देख रहा था, तो उसमें एलन ट्यूरिंग को माना था, लेकिन कहीं कहीं चार्ल्स बेबेज को मानता है। तो इसका जो आंसर होगा वो तो चार्ल्स बेबेज ही होगा। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में नहीं है तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है उस क्वेश्चन को, आपको इसका आंसर तब क्या लगाना है, एलन ट्यूरिंग। ध्यान रखना, अगर चार्ल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया और चार्ल्स बेबेज ऑप्शन नहीं, चार्ल्स बेबेज और ये दोनों हैं तो इसको टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तब उस केस में एलन ट्यूरिंग को हमें टिक करना होगा। अगर अब बात करें स्टोर्ड प्रोग्राम की, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन वैन न्यूमैन ने दिया था, न्यूमैन ने दिया था। उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर बनाया था और तभी से इनको स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट का मतलब जनक बोला जाने लग गया है। ये स्टोर्ड प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब सीधा सा ये है कि जो आज हम मेमोरी में डेटा सेव कर पा रहे हैं ना, मेमोरी में डेटा सेव कर पा रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमारे पास रैम है, कैश मेमोरी, सारी मेमोरी है ना, तो उनको डेटा को स्टोर करके फिर प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी देखो, सबसे पहले नंबर पे ये मेमोरी होती क्या है, मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है। देखो मेमोरी एक ऐसी डिवाइस या इक्विपमेंट या जो भी आप कह सकते हो, ये एक ऐसी डिवाइस या इक्विपमेंट या जो भी आप कहो, ये एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा या डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रयोग काम में ली जाती है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। बात समझ में आ गई ना? स्टोर करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है? मेमोरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। जितना आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में डेटा होता है वो कहाँ पे रखा होता है? मेमोरी में ही तो होता है। अगर मेमोरी ना हो तो हम डेटा कहाँ स्टोर कर पाएंगे? तो मेमोरी क्या होगी? जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में आती है। अब उसके बाद हम चलते हैं मेमोरी के प्रकार में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो इसलिए आज मेरी कोशिश ये रहेगी ना कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम मतलब दुनिया में जितनी मेमोरी हैं सबको यहीं पे कवर कर लूँ और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के प्रकार तो मेमोरी जो होती है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, अब एक होती है सेकेंडरी मेमोरी।
दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, अब इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। अब इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनल मेमोरी। अब इसका जो है, इसके कई सारे नाम होते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसका एक नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। फिर उसके बाद इसका अन्य एक नाम और होता है एक्सटर्नल मेमोरी के बाद, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, प्राइमरी मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी। तो इन नाम से ये क्लियर हो रहा है, इंटरनल का मतलब अंदर। तो ऐसी मेमोरी जो सीपीयू में अंदर लगी होती है, सीपीयू में हमें दिखती नहीं है, सीपीयू में अंदर लगी होती है, वो होती है इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का नाम क्या है? एक्सटर्नल। तो ये भी नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मेमोरी जो सीपीयू में बाहर से लगाई जाती है। जैसे पेन ड्राइव आप कहाँ से लगाते हो? बाहर से लगाते हो। कोई सीडी लगाना हुआ तो बाहर से लगाते हो। यूएसबी में कोई वो हार्ड डिस्क या एसएसडी लगाना हुआ तो बाहर से लगाते हो। तो जो मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है, बाहर जो यूएसबी होते हैं उस पर लगाई जाती है यूएसबी पोर्ट के थ्रू, तो वो बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं इनके टाइप की। आई होप ये डेफिनेशन इनकी क्लियर हो गई होगी। अब इनकी इसकी बात करते हैं क्या, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी के प्रकार के। देखो, इसमें सबसे पहली जो मेमोरी आती है फिफ्थ फ्लॉप। बहुत जगह आप तो कहीं भी, बहुत जगह नहीं कह रहा हूँ, बहुत कहीं भी आप फिफ्थ फ्लॉप को एज अ मेमोरी नहीं पाते हो। एज अ मेमोरी फिफ्थ फ्लॉप को नहीं ट्रीट किया जाता है, ऐसा कभी नहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं पूरी जितनी दुनिया की मेमोरी है, वो भले चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, मैं सबको यहाँ कवर करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं अपना एक कस्टमाइज चार्ट बनाया हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखना। फिफ्थ फ्लॉप क्या काम करता है? डेटा को 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये तो आपको पता ही है ना, क्या करता है? 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब ये कुछ ना कुछ डेटा तो स्टोर कर रहा है ना, भले 1 बिट ही कर रहा है, तो जो मेमोरी डेटा स्टोर कर रहा है वो मेमोरी बोला जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में भी आया है। तो ये डेटा स्टोर कर रहा है, इसलिए फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में ही आएगा ना। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप के बाद फिर आता है क्या? रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। फिर उसके बाद आता है क्या? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद फिर क्या आता है? मेन मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद फिर होती है मेन मेमोरी। ठीक, बात समझ में आ गई कितना? मेन मेमोरी। अब इसके बाद इनके प्रकार की बात करते हैं, इनके प्रकार की बात करते हैं। अब ये देखो, यही हमारे इस बैच का खूबसूरती यही है कि अब इतना तो सब कोई बता देगा इसके बारे में छोटा छोटा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, जैसे मैं आपको बताया कि पैटर्न बदल रहा है, तो पैटर्न बदल रहा है तो थोड़ा सा अब लेवल अप करके हमको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में और कंपटीशन बढ़ेगा और हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 265 या 295 ऐसे कुछ सीटें थी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर, मतलब पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब इन 295 में कई लोगों ने फॉर्म भरे और एग्ज़ाम दिया, कम से कम 50-60 हज़ार लोगों ने तो एग्ज़ाम दिया ही होगा। अब उन 50-60 हज़ार लोगों में से मात्र 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 40%, मतलब 100 में 40% नंबर ही प्राप्त कर पाए। बाकी के क्या 40% नंबर ही नहीं प्राप्त कर पाए। अब सोचो, पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट में 100 केवल 6 बच्चे ऐसे हैं जो केवल 40% नंबर प्राप्त कर पाए। अब या मैं राजस्थान से ही हूँ, तो मुझे पता है, यहाँ जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि पेपर सर इतना डिफिकल्ट आया था कि जितनी भी बुक मार्केट में है ना, लक्ष्मीकांत या जो जितनी भी बुकें हैं मार्केट में, उनसे क्वेश्चन था ही नहीं। सारे फॉरेन राइटर जितने स्टैंडर्ड वो हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसको इतना कहाँ कौन पढ़ेगा। तो इस वजह से हर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम यहाँ पे अपनी तैयारी का आधार मानते हुए चल रहे हैं। तो फ्लिप फ्लॉप जो है ये फिर से 4 प्रकार में डिवाइड होता है। बस इसके प्रकार बताऊंगा, उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है? एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर का फुल फॉर्म सेट रीसेट, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। सेट रीसेट होता है। फिर उसके बाद एक होता है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, डी का मतलब डिले या डेटा फ्लिप फ्लॉप होता है। जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जे के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, उनके नाम क्या वो है। फिर उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप मतलब टॉगल, टॉगल मतलब ऑन ऑफ टाइप का। तो ये फ्लिप फ्लॉप का कैटेगरी होता है। अभी इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी केवल आपको उसके प्रकार के बारे में जानो। ये रजिस्टर हो गया। रजिस्टर जो होता है ये भी कई तरीके के होता है। ये सबसे पहले मेन चीज़ कहाँ पे होता है, कहाँ पे है, ये
सीपीयू जो होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है उसके अंदर लगा होता है। तो इसके प्रकार अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, यहाँ स्पेस का मैं इसलिए शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ। जैसे जनरल पर्पज रजिस्टर हो गया, और फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, और फिर उसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर एक होता है। इनका क्या काम होता है, कैसे वर्क करते हैं, ये सब मैं अभी बताऊंगा। और एक होता है एक्मुलेटर रजिस्टर हो गया, और ये सारे 7 होते हैं। एक एसआर या स्टेटस रजिस्टर होता है, एक बच रहा है अभी, चलो एक यहाँ पे लिखे हैं स्टेटस रजिस्टर, जो एक फ्लैग बिट को स्टोर करता है ना। ये सारे इसके प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लेवल 1, L1, L2 और L3। इसको भी अभी हम डिटेल से देखेंगे। फिर उसके बाद मेन मेमोरी जो होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है रैम और एक होता है रोम। रैम को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। और फिर उसके बाद रोम को भी हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो ये जो रोम है, रोम ही वो करते हैं, इसको एम रोम भी कोई कोई बोलते हैं, लेकिन रोम ज़्यादा बेटर मुझे लगा। एक रोम है, फिर उसके बाद पी रोम आता है, पी रोम। पी रोम के बाद फिर ई पी रोम आता है, और ई पी रोम के बाद फिर ई पी रोम आता है। तो ये हमारा रोम का टाइप हो गया। अब इसको आपको एक एक चीज़ें लिखना है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, इसको आपको लिखना है। ये हो गया इंटरनल मेमोरी का। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अभी मैं एक एक को डिटेल में समझाऊंगा ये सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप होते हैं, इसके 4-5 टाइप होते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं। एक हो गया मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। अब आप पूछोगे सर मैग्नेटिक टेप क्या होता है। अब अगर आपको याद हो तो आप पुराने टाइम पे कैसेट प्रयोग होती थी ना, अब उस कैसेट में रील होती थी, ब्लैक कलर की फिल्म में रील वो होती थी ना, रील लगी होती थी, तो उसमें उसी में डेटा स्टोर किया जाता था। तो वो जो एक उदाहरण था वो मैग्नेटिक टेप का ही उदाहरण था। वो 90s के दशक में यूज़ किया जाता था। अब तो एकदम कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, लेकिन पुराने टाइम में यूज़ होती थी, वो मैग्नेटिक टेप थी। फिर उसके बाद इसका अगला जो टाइप है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में जैसे FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फिर उसके बाद आया HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर उसके बाद आया आज के अभी मॉडर्न में इसी का एक अपडेटेड वर्जन है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये आजकल ज़्यादा यूज़ होने लग गई है। इनके बारे में ये कैसे वर्क करते हैं अभी ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क में जो लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा मदद से डेटा स्टोर होता है। जैसे इसमें सबसे पहले CD कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर उसके बाद आती है DVD, फिर उसके बाद BRD आती है, BRD के बाद फिर HVD कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल विजुअल डिस्क, ऐसे दोनों होता है। BRD ब्लू रे डिस्क, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लोग ब्लू की स्पेलिंग BLUE लिखते हैं, लेकिन BLUE नहीं होता है, इसकी जो स्पेलिंग होती है BLU ब्लू रे डिस्क होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट जो मेमोरी होती है वो क्या, फ्लैश डिस्क होता है। फ्लैश डिस्क मतलब क्या, जो ऐसी डिवाइस जो पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप जब यूज़ में काम आया तो लगाए, उसके बाद निकाले चल दिए। तो इसमें इसके एग्जांपल में पेन ड्राइव हो गया। मेमोरी कार्ड का भी सेम काम होता है, मेमोरी कार्ड। और उसके बाद जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगती है, SSD लगती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये फ्लैश डिस्क के ही उदाहरण हैं। अब इस यहाँ से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, जो ये SSD फ्लैश SSD होती है, ऐसे पूछेगा फ्लैश SSD जो होता है इसमें कौन सा लॉजिक गेट प्रयोग किया जाता है, क्या पूछेगा, कौन सा लॉजिक गेट प्रयोग किया जाता है। तो इसमें NAND और NOR लॉजिक गेट यूज होता है। ये अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा ही, बस अभी भूलूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार बता दिया। ये फ्लैश SSD में NAND और NOR लॉजिक गेट का यूज किया जाता है डेटा के मेमोरी एलिमेंट के रूप में। अब ये दोनों चार्ट बहुत रेयर हैं, आप इसको एक बार बना लेना। ये मैं कोशिश करूँगा नोट्स में दे दूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो आप यहीं से देख के, वीडियो से देख के पॉज करके बना लेना ना। ये पूरा कंप्लीट है, ये प्राइमरी मेमोरी का, और फिर उसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक एक मेमोरी के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इससे 1-2 क्वेश्चन तो 100% हर एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है, मेमोरी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा वो है फिफ्थ फ्लॉप। देखो फिफ्थ फ्लॉप के बारे में सबको पता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है,
स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी में। अब स्मॉलेस्ट है तो ये क्या काम की, मतलब सबसे छोटी होती है। अब ये सबसे छोटी है तो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन केवल ये यूज करती है। क्या? 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब केवल इसमें 1 बिट डेटा स्टोर होगा। मान लो जैसे ये फ्लिप फ्लॉप है, कई सारे ऐसे फ्लिप फ्लॉप हैं। अब 1 बिट मतलब क्या, कम हमारे पास केवल 0 या 1 दो ही चीज़ें होती हैं। तो 0 ये 1 बिट हो गया, ये 1 ये 1 बिट हो गया। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है, या तो ये एक टाइम में 0 को करेगा या 1 को करेगा, 0 को करेगा या 1 को करेगा, मतलब एक समय में केवल 1 बिट इंफॉर्मेशन ही स्टोर करता है। तो जो डिवाइस ऐसे काम करती है उसको फ्लिप फ्लॉप बोला जाए। अब आप सोचोगे कि सर ये स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब ये ऐसी कोई डिवाइस होगी इसके अंदर 0 रखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो क्या होता क्या है, ये केवल और केवल एक करंट का स्टेट है। क्या है? करंट का स्टेट। ये जो 0 1 में आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये करंट का स्टेट है। अगर मान लो ये इस डिवाइस में करंट का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1। अगर मान लो कोई डिवाइस है उसमें करंट का जो फ्लो है वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टोर है, 0। बस केवल ये स्टेट को शो करता है। अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो 1, और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या उसको बोला जाएगा, 0। और सेम यही आपको अभी कैपेसिटर जिसमें डी रैम जिससे बनी होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा। वो कैपेसिटर से बनती है, उसमें अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो 1, चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है तो 0। बस इतनी सी बात होती है। ठीक, करंट का फ्लो हो रहा है तो 1 और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो 0। अब आपको यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई होगी कि करंट के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। अब जब करंट के ऊपर डिपेंडेंसी है तो फ्लिप फ्लॉप कैसी मेमोरी होगी, वोलाटाइल मेमोरी होगी, क्योंकि जब तक करंट का फ्लो होगा तभी तक डेटा स्टोर रहेगा, उसके बाद फिर वो हट जाएगा, वो डेटा इरेज हो जाता है। तो ये कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है पहले। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें क्या होता है, ये फ्लिप फ्लॉप की ही तरह सेम इसी के पैटर्न में एक डिवाइस होती है लैच। याद रखना, बस केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, फ्लिप फ्लॉप से बहुत क्वेश्चन पूछा है। एक इसी की तरह जैसे फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है ना, तो उसी तरह एक डिवाइस होती है लैच, वो भी क्या काम, 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में आती है। ठीक है ना, ये सारी जानकारी हुई। अब इसके प्रकार की बात थी, इसके टाइप की, तो इसके टाइप में ऊपर आपको बता ही चुका था, उसके बारे में डिटेल जानने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उसके टाइप जान लेना है। कभी ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा फ्लिप फ्लॉप का प्रकार नहीं है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो SR फ्लिप फ्लॉप, SR का फुल फॉर्म होता है सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। अब फिर उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप, डी का फुल फॉर्म डिले या डेटा होता है। फिर उसके बाद होता है JK फ्लिप फ्लॉप, JK दो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे है JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप मतलब टॉगल, ये 0 और 1 मतलब ऑन या ऑफ या 0 या 1 इनके बीच में इसकी स्टेट परिवर्तित होती रहती है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी 0 कभी 1। ठीक, तो ये 4 इसके प्रकार होते हैं। ये पूरी जानकारी हमारी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैश मेमोरी के बारे में। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सॉरी कैश मेमोरी कह रहा हूँ, एक बीच में छूट गया है, कैश नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा जो होगा रजिस्टर के बारे में, ये फ्लिप फ्लॉप के बाद रजिस्टर था ना, रजिस्टर के बारे में देखो। रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहली चीज इसमें ये होता क्या है, देखो फ्लिप फ्लॉप कई सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, 8 बिट 10 बिट, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट। तो 8 बिट मान लो वो है 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसको ये कैसे बनेगा, देखो ये कई सारे फ्लिप फ्लॉप मिलके एक कनेक्टेड सर्किट बनाते हैं, और ये जो सर्किट बन के तैयार होती है ना, इसी को बोला जाता है रजिस्टर। ये कहीं कुछ अलग नहीं है, ये क्या, जितने बिट का है उतने फ्लिप फ्लॉप मिलके आपस में एक सर्किट बनाते हैं, और उसी सर्किट को क्या बोला जाता है, रजिस्टर बोला जाता है। ये 8 16 ये आपको मैं बता ही दिया इसका क्या है। ठीक, अब उसके बाद अब इसका काम क्या होता है, कैसे क्या ये है, तो देखो ये बहुत ही कम अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट में डेटा को स्टोर करती है। ये 8 बिट की है तो केवल 8 बिट का डेटा स्टोर करेगी, मतलब 0 1 1 0 0 1 1 1, अभी केवल इतना डेटा ये स्टोर करने के काम में आती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर करती है। ठीक है ना, और सबसे इसकी जो खास बात होती है, ये विद इन CPU ही होती है, मतलब CPU के अंदर ही लगी होती है। और CPU के अंदर लगी होती है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो इसका जो एक्सेस टाइम होगा
एक्सेस टाइम भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सीपीयू को जब भी किसी भी डेटा की ज़रूरत होती है तो वो रजिस्टर से के थ्रू ही अपना होगा, मतलब विद इन सीपीयू होता है, जितना सीपीयू का काम मेमोरी का होता है वो कौन करता है, ये रजिस्टर ही करते हैं। जैसे मान लो एएलयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब परफॉर्म करने के बाद वो कहाँ रखेगा, वो रजिस्टर मेमोरी में ही रखेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हम 2-3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। स्मॉल है और अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, विद इन सीपीयू लगी होती है, ये फास्ट है और एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। अब मैं मेमोरी सीखने से पहले 1-2 पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, वो सब मेमोरी में वो काम करेगा। जैसे क्या, कोई मेमोरी अगर फास्ट होगी, नहीं इसको ऐसे यहाँ से देखो, जो सीपीयू के जितना पास होगा, जो सीपीयू के जितना पास होगा वो उतना क्या होगा, फास्ट होगा। और जो जितना फास्ट होगा वो उतना ज़्यादा कॉस्टली होगा। और जो जितना ज़्यादा वो सीपीयू के जितना पास होगा वो उतना फास्ट होगा, और जो जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा कॉस्टली होगा। और जो कॉस्टली है तो उसका एक्सेस टाइम जो है ज़्यादा होगा। और उसके एक चीज़ और उतना ही ज़्यादा जो सीपीयू के जितना पास होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, लेस होगी। सीपीयू के जितना दूर होता जाएगा साइज बढ़ती जाएगी, पास होगा तो वो कम हो जाएगा। और उसके बाद फास्ट है तो ये स्पीड से ही वो है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर। टाइप ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के प्रकार। अभी मैं इसको ऊपर रजिस्टर के प्रकार बताया ही हूँ, लेकिन फिर से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरल पर्पज रजिस्टर, क्या, जनरल पर्पज रजिस्टर। अब जनरल पर्पज रजिस्टर में क्या आता है, इसका क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, देखो जनरल पर्पज रजिस्टर में ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। दो बस केवल मैं मेन पॉइंट बताते चल रहा हूँ, बाकी नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, डेटा के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। और एड्रेस को, ये एड्रेस को भी वो करता है। और जो ये 3 बातें याद रखो, 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी स्टोरेज और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। अर्थमेटिकल एएलयू का जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए टेम्परेरी स्टोरेज इसको बोला जाता है। एड्रेस और इंटरमीडिएट रिजल्ट जो स्टोर करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर, ये ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अब मान लो करंट टाइम में अभी कोई वो एग्जीक्यूशन, ये मेमोरी है, इसमें करंट में आपने कोई फाइल ओपन की है, कोई फाइल ओपन की है तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये नेक्स्ट, अब इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन होंगे ना, ये एक प्रोसेस है, अभी कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना है, तो इसमें कई सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। तो जो अभी जो करंट टाइम में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके अगली इंस्ट्रक्शन, मतलब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। बात समझ गए ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है। फिर उसके बाद बारी आती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, किसकी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब ये क्या काम करता है कि जो करंट टाइम में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको ये स्टोर करता है, ठीक है ना। जो करंट टाइम में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको ये स्टोर करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी के जो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। क्या करता है, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। कौन से मेमोरी लोकेशन का, जो अभी करंटली जो एक्सेस हुई, मतलब जो हमें एक्सेस करना है, उसका एड्रेस, उसके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ये रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करता है। रजिस्टर छोटे छोटे ऐसे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो लिमिटेड मतलब कम लेस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद एक होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या, मेमोरी बफर रजिस्टर। अब ये क्या काम करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जो ट्रांसफ़र होगा मेमोरी से, एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में, अगर जो मतलब ट्रांसफ़र, जैसे मान लो एएलयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके अब उसको ट्रांसफ़र करेगा ना, तो जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने की बात आती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है ना। अब इसको मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से फिर डेटा कहाँ आता है, रैम में आता है, रैम से डेटा किस में आता है, कैश में आता है, अब कैश से फिर कहाँ आता है, सीपीयू में आता है। ये प्रोसेस होता है पूरा। अब यहाँ पे एक बफर बनता है। अब ये जितने बिट एक बार में लेके आएगा तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, तो ये जो बफर रजिस्टर है ये यही जो बफर की बिट होती हैं उन्हीं को स्टोर करने के काम में आता है ना।
तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसफ़र हो रही है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग ट्रांसफर्ड ना, अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा समझाऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ट्रांसफ़र टू या फ्रॉम, मतलब किसी में एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं, तब इसका प्रयोग में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये एक जनरल पर्पज़ रजिस्टर जो आप सबसे पहले अभी देखे थे ना, उसी का ये एक उदाहरण है, ये इसी का एक प्रकार है ना। अब ये क्या करता है, ये वो ऑपरेंड्स जो होते हैं ना उसके रिजल्ट को, ये सबसे चीज़ आप 2-3 चीज़ इसमें याद रखो। जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, ये इसका एक क्या है, टाइप होता है। और एएलयू जो रिजल्ट जनरेट करता है, एएलयू जो रिजल्ट जनरेट करता है उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, उसको स्टोर करने का काम ये एक्यूमुलेटर ही करता है, ठीक है ना। और वन ऑफ द ऑपरेंड, मतलब और ये जो ऑपरेंड्स होते हैं ना उनको, ये जैसे सीईओ इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो वो सीईओ क्या करता है, इंस्ट्रक्शन किसको देता है, एएलयू को देता है। तो वो एक मेमोरी रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, उसी में इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा कि आपको ये काम करना है, अब वही एएलयू को भेज देगा और एएलयू उसको देखेगा, डिकोड करके जो भी उसमें रहेगा उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। तो 3 चीज़ें इसमें आपको एक्यूमुलेटर के बारे में ध्यान रखना है। ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर का टाइप है, एएलयू का जो भी रिजल्ट होता है उसको ये स्टोर करने के काम में आता है। सीयू द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एएलयू को, जो भी ऑपरेंड दिए जाते हैं वो कौन स्टोर करता है, एएलयू ही स्टोर करता है, ठीक है ना। और फिर एक लास्ट होता है स्टेटस रजिस्टर। क्या, स्टेटस रजिस्टर। अब इसका काम किस लिए होता है, अब कोई भी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, अब वो ऑन है या ऑफ है, मतलब जो सिग्नल बिट होते हैं उनके लिए ये एक फ्लैग सेट करता है, एक इसमें फ्लैग होता है और उसमें केवल 1 बिट ऑफ, अगर 0 है तो मतलब ये ऑफ, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब ऑन। तो इसी के लिए इसका काम लिया जाता है ना। ये 1 बिट इन्फॉर्मेशन ये इंडिकेट करने के लिए कि उसका करंट स्टेटस क्या है, किसी भी उसका करंट स्टेटस क्या है, ऑन है या ऑफ है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसमें एक फ्लैग होता है जो 1 बिट वो स्टोर करता है। ये बात हो गई हमारी किसकी, रजिस्टर की। अब पहले मैं एक थोड़ा सा एक डायग्राम आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको और ज़्यादा इसकी क्लियरिटी मिलेगी। देखो, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर में एक टास्क परफॉर्म करना है कि 8 + 8 कितना होता है, इसको कैलकुलेट करना है कंप्यूटर से। तो अब इसके बीच में ये काम कैसे करेगा, ये हमें वो देखना है। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से यहाँ इसको टाइप किए, किससे का टाइप करोगे, कीबोर्ड से, तो ये क्या करता है, कीबोर्ड यहाँ पे कीबोर्ड क्या काम करेगा, एक इसकी बाइनरी फाइल बनाता है। क्या करता है, बाइनरी फाइल, ये कन्वर्ट कर देगा, कीबोर्ड जो है यहाँ पे जो लगा है ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्म में। याद रखना, कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस होता है ना वही कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसमें लाखों करोड़ों 0 1 ऐसे पड़े होंगे। फिर यही जब आप उस पर एग्जीक्यूट करते हो इस प्रोसेस को, तो इसकी एक क्या बनती है, कॉपी बनती है। जो एक फाइल यहाँ पे, इसकी एक कॉपी बनेगी, ये कॉपी जाके जो हमारी एसएसडी या हार्ड डिस्क जो भी है वहाँ पे इसकी एक कॉपी स्टोर हो जाती है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इसके आगे जस्ट लगा होता है क्या, रैम, यहाँ पे लगी होती है रैम। फिर इसकी ये यहाँ पे रैम होता है, फिर इसके जस्ट आगे लगा होता है कैश मेमोरी। अब इसके जस्ट बाद यहाँ पे यहाँ कहीं होता है सीपीयू। इतना काम रहता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे एक होता है मेमोरी का बफर, अभी आपको बताया ना बफर रजिस्टर, बफर। अब ये क्या काम करता है, इसमें लाखों करोड़ों 0 1 है, तो सबको एक साथ भेज देना ये तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, जैसे आप नया कंप्यूटर लेने जाओ तो बोलते हैं ना कि हम 64 बिट का है, 32 बिट का है, 128 बिट का है, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बिट क्या होता है अभी तक आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर मैं किए दे रहा हूँ। देखो, जब ये बफर की साइज जो होती है ना वही ये बिट होता है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो एक बार में यहाँ 3201 यहाँ पे ये बफर कैरी करेगा और उसको लेके रैम को देगा, रैम फिर कैश को देगा और कैश फिर सीपीयू को देगा। और यहाँ पे फिर ये क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमको मॉनिटर में आउटपुट के रूप में शो कर देता है। यही काम होता है। तो अब इसमें कुछ ये इस डायग्राम से आपको 1-2 चीज़ क्लियरिटी मिली होगी क्या। अब ये रजिस्टर कहाँ लगे होते हैं, रजिस्टर ये सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैश मेमोरी कहाँ होती है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। रैम कहाँ पे होती है, कैश मेमोरी और एसएसडी के बीच में लगी होती है। रजिस्टर कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर लगा होता है। तो ये इसकी वर्किंग है। अभी सीपीयू वाले टॉपिक में इसको और डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं केवल इसलिए बता दिया कि आपको इन मेमोरी का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है ये पता चल जाए ना। तो ये बात हो गई हमारे इस डायग्राम की।
तो ये बफर जो होता है यहीं पे यूज होता है, यहीं पे सी लगा होता है, ALU लगा होता है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के सब चीज़ स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारा रजिस्टर के बारे में। अब जो नेक्स्ट मेमोरी है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का क्या काम होता है ये हम देखेंगे। कैश मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स जो ध्यान रखना है वो आपको ये वो ध्यान लिख लो। ये सबसे पहली चीज़ अभी आपको ऊपर बताया मैं, ये CPU और रैम के बीच में लगी होती है। यहाँ पे कैश है, CPU और रैम के बीच में लगा होता है। अब उसके बाद इसका काम क्या होता है, देखो एक काम तो इसका ये है कि रैम से जो भी डेटा आया, रैम से डेटा को रिसीव करती है, अब उसको बहुत ही फास्ट स्पीड में CPU को ट्रांसफ़र कर देती है। तो बस यही इसका एक काम होता है, टू रिसीव, ये भी इसको मैं अपने लैंग्वेज से लिख रहा हूँ तो ये ज़्यादा थोड़ा इजी पड़ेगा। तो रिसीव डेटा बफर फ्रॉम रैम एंड send to CPU at very fast स्पीड, बहुत तेज गति से वो उसको फिर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, किसको, CPU को ट्रांसफ़र कर देता है। इसका पहला काम, पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा एक काम और होता है कि मान लो, अब देखो मान लो कोई ऐसा काम है जो आप बार बार कर रहे हो, ध्यान से सुनना ये बात, कोई काम आप बार बार कर रहे हो, जैसे मान लो आप दिन भर में व्हाट्सएप जो है कम से कम 100 बार ओपन करते होगे, तो व्हाट्सएप ओपन करना एक टास्क ही है। तो व्हाट्सएप जैसे आप ओपन करते हो ना, तो इसका भी एक बफर बनता है, फिर इसके पास आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, तो ये भी एक टास्क है। तो बार बार अगर जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो ये कंप्यूटर बहुत होशियार है, ये समझ जाता है कि ये आदमी इस काम को दिन भर में 100 बार कर रहा है और मैं 100 बार इतनी मेहनत क्यों करूँ। तो कैश मेमोरी क्या करती है, वो काम को अपने पास, उसका जो पूरा प्रोग्राम है ना, उसको अपने पास स्टोर कर लेती है। आप पहली बार ओपन करोगे तो पहली बार तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से लेके आएगी, आप एग्जीक्यूट कर देगी, दूसरी बार भी में भी चली जाए, लेकिन जब आप बार बार वही काम करोगे तो उस प्रोग्राम को CPU यहीं पे स्टोर कर लेता है। अब फिर आप जब ओपन करोगे तो CPU सीधा इसके पास जाएगा और इस यहाँ यहीं मिल जाएगा तो वापस यहाँ आ जाता है, यहाँ पे मिल जाएगा वापस यहाँ आ जाता है। तो इसको ये जो इतना यहाँ घूम के जाने काम पड़ेगा वो समय बच जाएगा, तो आपकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। आपकी अब इसीलिए इसका देखो एक लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना हो, वैसे ये इतना कम समय होता है पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अपने मोबाइल की एक बार कैश मेमोरी क्लीन कर देना, कैश मेमोरी क्लियर करोगे तो फिर होगा क्या, तब आप व्हाट्सएप एक बार 2 बार ओपन करोगे ना, थोड़ा सा लेट ओपन होता है, लेकिन जब अगर 4-5 बार आप ओपन कर चुके होगे, अब फिर ओपन करोगे ना तो तुरंत वो ओपन हो जाता है। तुरंत क्यों ओपन हो जाता है, क्योंकि ये इधर वाला समय जो है ये बच जाता है, CPU यहीं से डेटा ले लेता है, यहाँ से डेटा ले लेगा तो इसको इतना काम कम करना पड़ेगा। बात समझ गया ना। तो एक चीज़ ये हो गया तीसरा पॉइंट में कि जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन जो होते हैं वो कैश मेमोरी क्या कर लेती है, कैश मेमोरी उसको स्टोर कर लेती है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन को कैश मेमोरी स्टोर कर लेती है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट इसके बारे में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर CPU को किसी भी प्रकार के डेटा की ज़रूरत है, डेटा की नीड है, तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी की ही तरफ देखता है, सबसे पहले कैश मेमोरी की तरफ वो देखता है। बात समझ में आ गई ना। ये मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि बुढ़ापे का सहारा CPU के कौन है, कैश मेमोरी। कोई भी उसको काम लगेगा तो वो कैश मेमोरी को ही देखेगा, उसके अलावा इसका और कोई सहारा नहीं, वो डायरेक्ट रैम के पास नहीं जाएगा, कैश मेमोरी के पास ही जाता है। और अगर यहाँ पे नहीं मिला तब फिर वो आगे कैश मेमोरी से कहता है अरेंजमेंट करो, या आगे खुद जाता है ना। तो यहाँ पे अगर CPU को डेटा जो उसको चाहिए कैश मेमोरी में मिल गया तो उसको बोलते हैं कैश हिट, ये टर्मिनोलॉजी है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर नहीं मिला, डेटा नहीं मिला तो उसको बोलते हैं कैश मिस, कैश हिट और कैश मिस, ये 2 टर्म होते हैं, इसको ध्यान रखना ना। ये 4-5 बातें हैं आपको ध्यान रखना होगा कैश मेमोरी के बारे में। अब इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वां पॉइंट इसमें जो आपको ध्यान रखना होगा ये जो कैश मेमोरी होती है ना, ये फर्दर 3 टाइप में कैटेगराइज हो जाती है। एक होता है L1, अब एक होता है L2, अब एक होता है L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब यहाँ पे होता है CPU के सबसे पास में L1, फिर L2, फिर L3। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं आपको ऊपर बताया, अगर ये CPU के पास में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फास्ट होगी। L3 सबसे, इन तीनों में से, वैसे होती तो सब फास्ट हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे फास्ट L1 होगा, उसके बाद L2, फिर उसके बाद L3, ठीक है ना।
L1 सबसे फास्ट, फिर L2, फिर L3। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उससे क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा ना कि कौन सी ऐसी मेमोरी वो डिवाइस है जो लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल के पे वर्क करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, याद रखना, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे कौन सी मेमोरी वर्क करती है। आप ये टर्म तो पूरा याद कर लो। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की अगर कभी भी बात होगी तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, और वो होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो रिसेंटली एक्सेस हुआ है वो मतलब अभी मैं फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेशन बताया ना कि जो रिसेंटली एक्सेस हुआ है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाए, और सीपीयू को फिर जब कभी जरूरत पड़े तो वहीं से ले लें, फिर पूरा वो एसएसडी तक उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े। जो अभी फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन बताया ना वो कौन सा प्रिंसिपल है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का ही प्रिंसिपल वो होता है। ठीक है ना? तो ये बात हमारी हो गई पूरी कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी में आपको इतना ही ध्यान रखना, और बाकी ये बेसिक चीज़ें तो आपको सबको पता ही होगी। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और फास्ट है तो कॉस्टली होगा। ये मैं एक बार ऊपर बता दिया हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। जो सीपीयू के ज़्यादा करीब होगा वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा, उतना ज़्यादा महंगा होगा, स्पीड उसकी उतनी ज़्यादा तेज होगी, एक्सेस टाइम थोड़ा उसका ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ऊपर एक बार बता चुका हूँ, वही सारा सब में सेम रूल इंप्लीमेंट होता है, और उसी को उसकी हायरार्की बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसी को? उसका हायरार्की बोला जाता है। अब उसके बाद बारी आती है अगला मेमोरी, मेन मेमोरी के बारे में। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी में दो चीज़ें मैं आपको बताया, रैम और रोम। मेन मेमोरी रैम और रोम। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में डिस्कस करेंगे। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना? अब देखो, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। क्यों कन्फ्यूज़न रहता है? क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, बस केवल आप ऊपर ऊपर चीज़ें याद कर लेते हो, किस टर्म का क्या मतलब है ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हो, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न रहता है। अब एक मैं पहले आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। निम्न में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी है? ठीक है ना? निम्न में से कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी है? अब इसका पहला जो ऑप्शन है, पहला दिया हुआ है रोम, और दूसरा दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है नॉन ऑफ दीज, और चौथा दिया है ऑल मेमोरी आर रैंडम एक्सेस। अब ये चार ऑप्शन दिए गए। अब आप सोचोगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। रैंडम एक्सेस मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मतलब रैम, और रैम तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये आप गलती करते हो। रैंडम एक्सेस अगर आपको दिख गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर रैम ही होगा। पहले रैंडम एक्सेस होता क्या है इस टर्म को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है, रैंडम एक्सेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक वो है, कोई भी वो है, यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स ऐसे वस्तुएं रखी हुई हैं, कई सारे वस्तुएं रखी हुई हैं। अब इन सारी वस्तुओं में से मान लो आपको ये वाले वस्तु की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब फैसिलिटी है क्या कि आप या तो पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब पहले सीक्वेंस से एक्सेस करो। पहले इधर जाओ, फिर यहाँ, फिर उसके बाद आके इसको प्राप्त करो। तो ये जो एक ऑर्डर को फॉलो करता है इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप सीधा इसी के पास चले जाओ, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है, सीधा इसी के पास चले जाओ। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस। रैंडम एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है, जैसे एप्पल मतलब सेब, एप्पल एक शब्द है ना, उसका मतलब सेब। तो उसी तरह रैंडम एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनुअली जाके, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कचरा पड़ा है, भीड़ में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, और आप उनमें से किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को उठा लिया। आप ये प्रायिकता में, मैथ में अगर कोई प्रायिकता पढ़ा होगा तो ये वर्ड जरूर सुना होगा। क्या कि कई सारे मतलब पीले नीले का ढेर पड़ा होता है, और उसमें से रैंडमली किसी वस्तु को उठाना होता है। तो कूड़े का या कचरे का कोई भी ढेर लगा हुआ है, उसमें से कोई भी एक रैंडम वस्तु, मतलब एक कोई भी वस्तु उठा लिए, तो उसको बोला जाता है रैंडम। तो रैम में जो रैंडम यूज हुआ है ना, उसका मतलब ये है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो केवल और केवल मैग्नेटिक टेप में होता है।
मैग्नेटिक टेप जो पुराने टाइम में यूज होती थी उसी में केवल सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। बाकी जितनी भी मेमोरी है, रोम हो या हार्ड डिस्क हो या एसएसडी है, पेन ड्राइव, इन ये सारे के सारे सीक्वेंशियल एक्सेस को, वो सॉरी, रैंडम एक्सेस को फॉलो करते हैं। ये हमारे बुक में ये क्वेश्चन ऐसा मैं एक वन लाइनर में डाल भी दिया था, तो आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे, बहुत मेल पे ये डाउट आया था, लेकिन ये क्वेश्चन सही था। रैंडम एक्सेस का मतलब ऐसा नहीं रैम ही हो। रैंडम एक्सेस का मतलब ये हुआ कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें जितना भी जो भी डेटा स्टोर है, उसमें आप किसी भी को एक जो हमें ज़रूरत है सीधा उसको जाके स्टोर कर लिया, हमें सीक्वेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोम यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये बात हो गई रैंडम, इसका फुल फॉर्म की बात हो गई है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, हाँ चलो नेक्स्ट इसके टाइप की बात करें। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है समझ गए ना सब लोग? अब कोई कंफ्यूजन मत रखना। रैंडम एक्सेस का मतलब ये हुआ कि उस मेमोरी के अंदर जो हमें डेटा की जरूरत है हम सीधा एक बार में गए और उसको लेके चले आए, हमको कोई किसी सीक्वेंस को या कुछ ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो होता है रैंडम एक्सेस। अब इसके बाद बात करें रैम के प्रकार। रैम दो प्रकार की होती है, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है हर एग्जाम में। अभी एस रैम और डी रैम, तो इसके बारे में आपको डिफरेंस के टेबल के फॉर्म में इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसकी ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप इसको नोट भी कर लेना ना। एस रैम और डी रैम, तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर यहाँ पे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात समझ में आ गई ना? अब ये इसका ये फुल फॉर्म हो गया। अब ये जो एस रैम जो होती है ना, ये सीपीयू के ज़्यादा पास में होती है, ज़्यादा पास में होती है। ये थोड़ा सा दूर होती पास में ही है लेकिन थोड़ा दूर होती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होगी कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ज़्यादा होती होगी, इसकी स्पीड जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होती तो ज़्यादा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होती है। अब ये जो एस रैम है, ये एस रैम जो है इसको हम कैश मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैश मेमोरी की तरह इसका हम यूज कर सकते हैं, कैश मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसका कैश मेमोरी की तरह यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सी इनमें से कौन सी मेमोरी जो कैश मेमोरी की तरह यूज की जा सकती है, तो वो कौन सी होती है? एस रैम होती है। अब उसके बाद जो मेन चीज़ और है कि जो स्टोरेज एलिमेंट होता है, क्या स्टोरेज एलिमेंट मतलब जो डेटा को स्टोर करने के लिए एलिमेंट जो होता है वो यहाँ पे तो होता है क्या? फ्लिप फ्लॉप। क्या लगा होता है? फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? यहाँ पे होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर या तो इसका और ट्रांजिस्टर भी कहीं ना कहीं, अगर मान लो कैपेसिटर ऑप्शन में नहीं है तो आप ट्रांजिस्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हो ना। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर इसमें स्टोरेज एलिमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लिप फ्लॉप एस रैम में और ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर वो। अब अगर फ्लिप फ्लॉप स्टोर है तो इसका मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा? करंट के फॉर्म में होगा, मतलब करंट के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे कैपेसिटर है, तो अगर कैपेसिटर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर करंट फ्लो हो रही है, करंट चार्ज के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें 1, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो 0। यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 और यहाँ चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है तो यहाँ मतलब 0। बात समझ में आ गई ना? अब देखो जब यहाँ पे डेटा जो है फ्लिप फ्लॉप में करंट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो करंट क्या होता है? थोड़ा फास्ट होती है, तो इसमें रिफ्रेश करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में करंट होता है, करंट तो ऑलरेडी इतनी फास्ट होती है, थोड़ा सा टच कर दो तो तुरंत आदमी का काम हो जाए, तो इतनी फास्ट होती है तो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चार्ज जो होता है कि इतना फास्ट नहीं होता है, बहुत क्या होता है? स्लो होता है। और जब स्लो होगा, जब चार्ज थोड़ा स्लो होगा तो इसको हमें बार बार पुश करने की, पुश का मतलब रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप बार बार रिफ्रेश करोगे तभी ये चार्ज प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो एक स्टेट में ही जो डेटा स्टोर करेगा ना तो बाद में आपको वही शो करने लगता है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। समझ गए ना? डी रैम में चार्ज होता है, चार्ज स्लो होता है, तो इसलिए उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। और एस रैम में फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप में करंट फ्लो होती है, करंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, अब इसलिए उसको अपने आप अपडेट होती रहती है, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें जो होता है मेमोरी लीक की समस्या होती है। क्या ध्यान रखना, ये टर्म पूछ सकता है मेमोरी लीक। ये मेमोरी लीक क्या होता है? देखो
एस रैम में क्या है, फ्लिप फ्लॉप लगा है, तो इसमें जब तक लाइट रहेगी तब तक वो फ्लो होगा, नहीं होगी तो फिर वो खत्म, नहीं होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज लगे होते हैं, और जब चार्ज लगे होते हैं तो इसमें डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, रखा रहेगा, धीरे धीरे वो उतरता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा 1 से अपने आप जीरो हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप जीरो हो जाता है। तो ये जो स्टेट का चेंज है 1 से जीरो हो जाना, इसी को बोलते हैं मेमोरी लीक। अब इसीलिए इसको रिफ्रेश का मतलब फिर से चार्ज करना, रिफ्रेश का सीधा सा मतलब इतना याद रखना, देखो आप अगर कंफ्यूज हो ना तो इसके लिए एक टर्म में बता दे रहा हूँ, उसको याद रखना। रिफ्रेश का सीधा सा मतलब होता है कि रिचार्ज करना, रिचार्ज करना। अब चार्ज है तो उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी ना, याद रखना, आप इससे बोलोगे नहीं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। रिफ्रेश का सीधा सा मतलब होता है रिचार्ज। अब कोई वस्तु चार्ज करने की जिसको जरूरत पड़ेगी वही तो उसी को रिचार्ज करोगे ना, तो रिचार्ज जिसमें चार्ज होगा उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें तो करंट है, इसको रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये करंट से डायरेक्टली चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात आप समझ गए होगे। अब इसके बाद ये जो एस रैम होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर डेंसिटी होती है, लोअर डेंसिटी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हायर डेंसिटी होती है, ठीक है ना, इसमें हायर डेंसिटी होती है। अब इसके बाद आपको मैं बताएं कि कैश मेमोरी के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है, कैश मेमोरी के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब इसका यूज़ किस में किया जा सकता है, इसका मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये बात हो गई पूरी एस रैम डी रैम के बारे में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, इसलिए इतना ही केवल आपको कंप्लीट करना है, और मैं अच्छे से पूरा बता दिया हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेमोरी होती है वो होती है कौन सी, रोम के बारे में, ठीक है ना, रोम के बारे में। अभी मैं इससे आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप इसमें एक पक्की बात कंफ्यूज हो जाओगे। रोम क्या होता है आपको पता है लेकिन आप उसको बता नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। रोम क्या होता है, रोम सीधा इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या, रीड ओनली मेमोरी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और रीड, पहले इसका मतलब समझो। रीड ओनली का मतलब क्या, मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें उस टाइप का डेटा रखा जाता है जिसको केवल रीड किया जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है, मतलब उसको केवल आप देख सकते हो बस, उसमें अगर आप चाहो कुछ चेंज करना तो जीवन में नहीं कर सकते हो। मतलब उसके कुछ अलग अलग टाइप हैं, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप इतना ही समझो कि जो भी इसमें डेटा स्टोर है उसको केवल आप रीड कर सकते हो। अगर उसको चाहो रीनेम करना, रीनेम करना नहीं कर सकते, डिलीट करना नहीं कर सकते। तो आप ये बताओ कि आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में कौन सा ऐसा डेटा होता है जिसको आप केवल देखते हो, जब तक आपके पास मोबाइल रहता है ना उसको केवल देखते हो, आप उसके अलावा उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। आप 1 मिनट सोचना, फिर उसके बाद मैं इसको एक आंसर बताता हूँ ना। देखो, आप जब भी मोबाइल या अपना कंप्यूटर ऑन, स्विच ऑफ के बाद स्विच ऑन करते हो, तो एक आप मान लो जैसे सैमसंग का मोबाइल है तो एक सैमसंग का लोगो आता है, वन प्लस का है तो एक वन प्लस का ऐसे लोगो आता है। तो क्या आप इस लोगो को कभी जीवन में चेंज कर सकते हो क्या, चेंज कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। अखिलेश यादव का जो लैपटॉप 2012 में दिया गया था स्टूडेंट को, तो जैसे ही उसका स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो तो उनकी फोटो आती थी, उत्तर प्रदेश ऐसे करके लिखा रहता था, ऐसा होता था ना, अभी भी होता है, जो जितने भी उनके लैपटॉप हैं उनमें एक रेड कलर की फोटो आती है। तो क्या आप ये बताओ, आप इतना प्रयास किए, इतना कोशिश किए, क्या उसको अभी तक कभी चेंज कर पाए क्या, चेंज नहीं कर पाए ना। क्यों, क्योंकि वो जो इमेज है वो है एक फोटो ही, कुछ नहीं, वो एक जेपीजी फॉर्म की इमेज ही है, और उस इमेज को रोम में रख दिया गया, किसमें, रोम मेमोरी में रख दिया गया है। अब इसलिए ये रोम एक रीड मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसलिए आप उस डेटा को डिलीट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर इसको रोम में ना रख के कहीं और रखा गया होता ना, उसी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम किया गया होता, तो इसको आप इजीली डिलीट कर पाते। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप गलती से कभी कभी आप ज़्यादातर कॉमन वर्ड में क्या होता है, मोबाइल को नया लेने जाता है तो बोलता है रैम रोम कितनी है, रैम रोम कितनी है, तो बोलता है रैम है 4 GB और रोम है 128 GB। लेकिन ये एकदम गलत है, सब लोग गलत यूज करते हो। रोम 128 GB नहीं होती भैया, ये जो आप रोम बोलते हो ना ये होता है इंटरनल, ये इंटरनल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। रोम केवल लिमिटेड स्पेस होती है जो परमानेंट स्टोरेज होती है। आप रोम तो कह रहे हो, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर रोम 128 GB की होगी तो आप जो भी फाइल या डेटा एक बार उसमें रख दोगे तो जीवन में उसको कभी आप डिलीट नहीं कर पाओगे,
जीवन में कभी आप डिलीट नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस बस इतना ही लगाना है कि आप जब नेक्स्ट टाइम से बोलना कि रोम 108 रैम 4 GB है, रोम 128 GB है, तो उसके पहले सोचना रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो भी डेटा एक बार चला गया उसको डिलीट आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये रोम होता तो हम तो इसलिए अपने मोबाइल में जो भी फाइल या फोटो है उसको डिलीट करते हैं। वो रोम नहीं होता है, वो इंटरनल मेमोरी होती है। आई होप यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। तो बस सीधी सी इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी मेमोरी जिसमें हम डेटा को केवल स्टोर कर मतलब रीड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब अगर रोम के प्रकार की बात करें, रोम के प्रकार की बात करें तो रोम के प्रकार में ये बेसिकली 4 प्रकार की होती है। एक रोम मतलब ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा जो रखा है, इसको कभी कभी लोग एम रोम भी बोलते हैं। एम रोम का मतलब मास्क रोम, लेकिन ये मेरे हिसाब से रोम ज़्यादा बेटर है। तो रोम ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा रखा है, जब ये कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट जो भी है वो जब मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया जाता है ना, जब मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया जाता है तो उसी समय उसमें डेटा रख दिया जाता है। क्या? उसी समय उसमें कोई ना कोई डेटा रख दिया जाता है। अब जब वहाँ पे रख दिया जाता है उस समय, तो उसके बाद फिर आप भविष्य में कभी उसको हटा नहीं सकते। जब मोबाइल ख़राब हो जाएगा तभी वो जाता है। तो जब मैन्युफैक्चरर मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप बनाता है तो उसी समय उसमें रख देते हैं और उसके बाद से फिर उसको आप कभी हटा नहीं सकते। ये हो गया रोम, ठीक है ना। डेटा बनाते समय उसी में डाल दिया जाता है और उसको बदला या मिटाया कभी जीवन में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट इसका टाइम पी रोम। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब आप क्या होता है, देखो जब कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट मोबाइल ये मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया जाता है तो एक उसमें चिप होती है जो उसके द्वारा ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। जब आपके पास वो कंप्यूटर या वो डिवाइस आती है तो आप फर्स्ट टाइम एक बार उसमें कोई डेटा स्टोर कर सकते हो, स्टोर कर देते हो। और जब स्टोर कर दिए तो फिर भविष्य में उसको कभी जीवन में आप चेंज नहीं कर सकते हो। केवल मतलब एक बार आपको डेटा उसमें राइट करने की फैसिलिटी मिलती है। जैसे इसका उदाहरण में अगर बोल बताया जाए तो हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एक बायोस का पासवर्ड करके आता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर आती हैं, पी रोम के अंदर आती हैं। केवल इसमें आप डेटा एक बार लिख सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसमें आप केवल एक बार डेटा लिख दिए तो वही परमानेंट हो जाता है, फिर उसको कभी मिटाया डिलीट या एडिट नहीं कर सकते, तो वो होता है पी रोम। फिर उसके बाद होता है ई पी रोम। अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ तो हमें सोचना चाहिए जिससे हम डेटा इसका इरेज कर सकें, तो इसीलिए ई पी रोम को बनाया गया। तो यहाँ इसका जो फुल फॉर्म होता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये है कि आप इसमें कुछ प्रोसेसिंग मतलब वर्क, जैसे इसमें ईपी रोम में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करके जो भी डेटा है उस डेटा को आप डिलीट कर सकते हो। किसका यूज करके? अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करके जो भी डेटा है उसको मिटाया जा सकता है, और उसको मिटाया जा सकता है। तो वो जो डिवाइस होती है उसको ईपी रोम बोलते हैं ना। और मान लो आपके पास ये मोबाइल कोई ये डिवाइस है ईपी रोम, इसमें डेटा आपने लिख दिया। अब मान लो इसकी ज़रूरत है, आप फिर डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? यूवी रेज के माध्यम से यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, तो ये ब्लैंक हो जाएगी और फिर इसमें आप डेटा कुछ भी हो लिख सकते हो। समझ गए ना? तो इसको ये होता है। अब इसके उदाहरण में अब यहाँ में अभी बायोस पासवर्ड यहाँ पे बताया था ना, ये बायोस पासवर्ड यहाँ नहीं होता है। बायोस का जो पासवर्ड होता है ना ये ई पी रोम में रखा जाता है। यहाँ का इसका जो एग्जाम्पल होता है बायोस का पासवर्ड। कभी बायोस का पासवर्ड अगर कभी आपके मोबाइल से वो हो गया ना तो आप बहुत परेशानी का होता है, वो का सामना करना पड़ता है। बायोस चीप, बायोस पासवर्ड ये सारे के सारे यहीं पे रखे होते हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो टाइप आता है ई पी रोम। ई पी रोम इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है, नाम से इलेक्ट्रिसिटी लगा है ना, तो इसके अंदर जो भी डेटा है इसको अगर आप मिटाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकली कोई भी ऑपरेशन वो होता है उसको उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी है इसको डिलीट कर सकते हो ना, बाइट इसमें इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें जो डेटा होता है वो बाइट बाई बाइट अपडेट किया जाता है। कैसे? बाइट बाई बाइट, एक बार में पूरा नहीं कर सकते हैं, बाइट बाई बाइट अपडेट किया जा सकता है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज को वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इलेक्ट्रॉन ये तो
ईजिली वो अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ईजी होता है इसके तुलना में, ईपी रोम के तुलना में ये ईजी होता है और थोड़ा सा ये फास्ट भी होता है। अब आज के टाइम में जो मॉडर्न बायोस चिप आने आने लग गई है ना, ये इसी का उदाहरण है, उनमें आज ये यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई इतनी। अब ये हो गया हमारा पूरा रोम के बारे में। अब पूरा यहाँ से कंप्लीट प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैं बता दिया हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे